नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सफलता पाने के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट पेश किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले साल के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं, उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आमतौर पर स्वागत करता हूँ। यद्यपि मैं मानता हूँ कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजना का आरंभ करना है। इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जो तकलीफ़ उठा कर के भी कुछ दे सकते हैं, उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। इसलिए वित्त मंत्री जी के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूँ, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रतापूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं, उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो ड्यूटी लगाई गई है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता महसूस की है। उनकी खुद की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं है।
इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एकमात्र में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता उत्तम है। जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसे वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बाज आना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार श्री मोरारजी देसाई ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयाँ आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहाँ करोड़ों अनपढ़ तथा गांव में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहाँ ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया वसूल होगा। किसानों पर आयकर या संपत्ति कर लगाना अनुचित नहीं कहा जा सकता, परंतु कठिन तथा आचरण के विरुद्ध अवश्य साबित हो चुका है। अब देखना यह है कि सरकार इस कर को लागू करके कितना रुपया वसूल करेगी और कैसे। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आमतौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं
आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती है। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 44 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में 16 कर्मचारी हैं।